अब त्रिवेदी भी गए। नमस्कार, शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम के 7 बज चुके हैं और आज शंखनाद है पश्चिम बंगाल की सियासत पर, जहां एक के बाद एक दीदी के साथी उनका साथ छोड़कर चलते हुए चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में दीदी के पास अब त्रिवेदी भी नहीं बचे, वो भी साथ छोड़कर चले गए। टीएमसी में मची भागम भाग के बीच आज ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका लगा। ममता दीदी के बेहद करीबी दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा में खुद इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जिस दीदी के साथ वो बंगाल में सियासी मैदान पर थे, आज उन्हीं के साथ दिनेश त्रिवेदी का दम घुट रहा है। लेकिन सवाल यह है कि टीएमसी का साथ छोड़कर त्रिवेदी क्या बीजेपी का हाथ थामने की तैयारी में है? यह रिपोर्ट देखिए। जीतने के लिए उनको आप लोगों की जरूरत नहीं है। उनके पास गुंडे हैं, गुंडे उनको चुनाव जिता देंगे, ऐसा मानती है। ওরা চায় দঙ্গা, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় যুদ্ধ, আমরা চাই শান্তি। चेयरमैन साहब के साथ कहता हूँ, मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और कुछ नहीं कह सकते हो। उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो। राज्यसभा में दिनेश त्रिवेदी के इन शब्दों की गूंज दूर बंगाल तक सुनाई दे रही है। चर्चा तो थी बजट पर, लेकिन इस चर्चा के बीच जिस अंदाज में दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, वो ममता दीदी के लिए किसी बड़े दर्द से कम नहीं है, क्योंकि ये बंगाल में ममता बनर्जी की खिसकती जमीन के सबूत का संसद में सीधा प्रसारण था। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए जिस कसक, टीस और जिस घुटन का जिक्र कर दिनेश त्रिवेदी ने ममता का दामन छोड़ा, वो माँ माटी मानुष की राजनीति का दावा करने वाली टीएमसी के वर्तमान चरित्र पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और कुछ दिनेश त्रिवेदी ने बंगाली कविता का जिक्र किया और इशारों में बंगाल सरकार पर हमला बोल दिया कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मतों को प्रभावित करने का दम रखने वाले नेताओं को बीजेपी टीएमसी से दूर करती जा रही है और दिनेश त्रिवेदी के इस इस्तीफे को भी बीजेपी की इसी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मेरे से संपर्क अभी तक नहीं हुआ उनसे, पर वो दिल्ली में शायद हमारे नेताओं से चर्चा हुई तो मुझे पता नहीं, पर हाँ मेरी अच्छी मित्रता है उनसे। नहीं तो वो जैसे राज्यसभा में वापस जाएंगे बीजेपी के साथ रहते हुए या यहाँ पे आप चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरे से कोई संपर्क भी नहीं हुआ। वहीं पर दिल्ली में उनकी चर्चा हुई है, बस ज्वाइन करने के वो उन्होंने इस्तीफा दिया, इतना ही पता लगा मुझे। यदि ज्वाइन करेंगे पार्टी में तो मुझसे पूछेंगे। हम कहना नहीं है, जो बोलना था वो बोल दिया राज्यसभा में। अब वो काम करना चाहते हैं बंगाल के लिए, उनका दम घुट रहा था। ये बात तो हम पहले बोल चुके थे कि वहाँ काम करने का लायक परिवेश नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता है। आज वही बात साबित हो रही है। अगर दिनेश जी को कुछ काम करना है बंगाल के लिए, भाजपा तैयार है उनको साथ लेके काम करने के लिए। पश्चिम बंगाल में अब तक टीएमसी के 10 विधायक बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। वहीं बर्धमान पूर्व से सांसद सुनील मंडल भी दीदी का दामन छोड़ चुके हैं। बंगाल में बीजेपी के दिग्गजों का दावा है कि टीएमसी के कई और विधायक भी उनकी पार्टी में आने को तैयार बैठे हैं। लेकिन लगता है पार्टी में मची इस भागम भाग से ममता बनर्जी बेफिक्र हैं और यही वजह है कि वो अनूठे अंदाज में पार्टी छोड़ने वालों पर तंज करती दिख रही हैं। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। दिनेश त्रिवेदी 2009 से 2019 तक बैरकपुर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं और उनकी जमीन पर पकड़ मजबूत मानी जाती है। दिनेश त्रिवेदी के टीएमसी छोड़ने की अटकलें पहले भी लगती रही थी। मार्च 2012 में जब किराए में इजाफे के बाद दिनेश त्रिवेदी को अचानक रेल मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, तब ममता बनर्जी और उनके बीच तनाव चरम पर था।
लेकिन उस जख्म के 9 साल बाद अब दिनेश त्रिवेदी ने ममता को बड़ा झटका दे दिया है। हालांकि इस्तीफे के बाद टीएमसी के नेता इसे ड्रामेबाजी बता रहे हैं। आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। It's certainly a very dramatic development for a member to resign on the floor of Parliament. It's certainly dramatic, and Dinesh Trivedi is a person who's very quite articulate, so I'm sure he'll be able to cite what are the reasons behind the apparent reasons of his resignation. चंद दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान होना है और उससे पहले दीदी की पार्टी में टूट थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी टीएमसी में मची इस भगदड़ को भुनाने की कोशिश में है, जिसका टीएमसी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, आज तक। आज राज्यसभा में त्रिवेदी के अचानक ऐलान ने बंगाल में सियासी भूचाल ला दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि दिनेश त्रिवेदी को टीएमसी छोड़नी पड़ गई? इस पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने बातचीत की है दिनेश त्रिवेदी से। पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्या कारण रहा? नहीं, देखिए, मैं बड़ा भावुक हूँ और हमेशा देश सर्वोपरि, और जो हमने अभी हाउस में कहा वही हकीकत है कि आज पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ देख रही है और हमारे इतना कठोर, इतना कड़वाहट, इतना वायलेंस बंगाल में, तो हम यहाँ बैठे बैठे किस प्रकार अपनी आत्मा से समझौता कर सकते हैं? तो ये बड़ा देश के लिए बड़ा भावुक मेरा एक निर्णय था और मैं खुश हूँ कि मुझे स्वामी विवेकानंद और हमारे गुरुजन का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा मिली है। सर, लेकिन बहुत से नेताओं ने टीएमसी छोड़ दी, आप भी उसमें शामिल हो गए। क्या सच में पार्टी में बहुत घुटन है? मुझे पार्टी, हम हमेशा पार्टी से परे हैं। खाली आप पार्टी की वहाँ रहते हो तो पार्टी की एक डिसिप्लिन माननी पड़ती है और कुछ कह नहीं सकते और कोई सुनने वाला भी नहीं होता है ना। कहीं ऐसी हो कि चर्चा हो कि कुछ हो, तो ममता जी के प्रति मेरा बहुत ही आदर है, वो रहेगा। ममता दीदी के प्रति आदर है, लेकिन टीएमसी छोड़ चुके हैं। आपको बता दें, हालांकि औपचारिक ऐलान इसका उनकी ओर से नहीं किया गया है, लेकिन राज्यसभा में सीधे सीधे उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया राज्यसभा की सदस्यता से। लेकिन इस सबके बीच सवाल है कि आखिर टीएमसी को किसकी नजर लग गई है? आखिर दीदी के साथ ही एक के बाद एक लगातार बागी क्यों हो रहे हैं और उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं? और टीएमसी के बागी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के पीछे की बड़ी वजह क्या है? इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी दोनों से सवाल किए गए। क्या कहना है टीएमसी और बीजेपी का इस मुद्दे पर, आइए जानते हैं। मेरी पार्टी की 3 स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी है, मंडल स्तर पर है, जिला स्तर पर है और प्रदेश स्तर पर है। ये तीनों स्क्रीनिंग कमेटी जिसका नाम अप्रूव करती है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अप्रूव करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं वो भी आपके यहाँ के साफ हो जाते हैं? कोई साफ नहीं होता है। किसी का केस हमने विड्रॉ किया है तो एक लाओ, हमने किसी का केस विड्रॉ नहीं किया, वो कायदे की अदालत में चलते ही है केस सारे। जेल में भी तो नहीं गया कोई जो आपकी पार्टी में आ गया, जिनके लिए आप लोग खुद कहते थे कि ये देखिए भ्रष्टाचार की मूर्तियां हैं? भैया वहां थे तब भी नहीं गए थे। इनके खिलाफ अगर प्रूफ होता है तो उस वक्त भी चले जाते हैं। हमारे यहाँ आकर बचे, ऐसा नहीं है। बीजेपी का पार्टी का भी बहुत हमारा पार्टी में ज्वाइन किया। एक चुनाव का टाइम में होता है, कोई कोई पार्टी को, लीडर को मालूम होता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलने वाला है। और बीजेपी तो अभी क्या किया, जिसका कोई अगर कोई करप्शन है तो वो लोगों का है, इसी के लिए वो बांचने के लिए बीजेपी का पार्टी के गया कि वो लोग तो डायरेक्ट फोन करके डराता है ना, आप अगर हमारा पार्टी में नहीं आओगे तो आपको डिवोर्स हो जाएगा, आप अगर हमारा पार्टी में नहीं आओगे तो आपको हम जेल में भर देगा, ऐसे ऐसे थ्रेट करता है। उसी के लिए थ्रेट के लिए 2-4 गया है, जो गया है हमारे लिए अच्छा है। हम सफेद हो गया है, बीजेपी वॉशिंग मशीन में सफेद हुआ है, लेकिन बहुत काला हुआ है, काला मुख और काला हुआ है।
तू डाल डाल मैं पात पात पश्चिम बंगाल की राजनीति इसी तर्ज पर आगे बढ़ रही है, लेकिन बड़ा सवाल है आखिर टीएमसी में भगदड़ क्यों मची हुई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। जितेंद्र तिवारी जो कि एमएलए हैं और स्पोक्स पर्सन टीएमसी के, वो हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद अपराजिता सारंगी। लेकिन शुरू करते हुए तिवारी जी आपसे ही, अब तो त्रिवेदी भी चले गए, बचेगा कौन अगर इसी तरह से भगदड़ मची रही तो? देखिए, हर पार्टी की अपनी एक विशेषता होती है और हमारी पार्टी की विशेषता है पार्टी के कार्यकर्ता। हमारी पार्टी की मूल शक्ति है हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, जो हमारी पार्टी के नाम से ही आपको पता चलता होगा, तृणमूल कांग्रेस यानी ग्रास रूट का कांग्रेस। तो ग्रास रूट के कार्यकर्ता दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और यही हमारे लिए महत्व रखते हैं। नेताओं के बल पर हमारी पार्टी नहीं चलती, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है और दीदी की मूल शक्ति कार्यकर्ता ही है और कार्यकर्ताओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आए दिन प्रत्येक दिन आप देखेंगे बंगाल में हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता। तिवारी जी, आपके कार्यकर्ता तो झड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, एक के बाद एक लगातार लाइन लगी हुई है टीएमसी के नेताओं की जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की दयनीय स्थिति को दर्शाता है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है, उनके पास मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है जिनको लेकर वो पब्लिकली जा पाए। इसलिए बहलाकर फुसलाकर लोगों की व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं होती है उसको और उजागर करके कुछ लोगों को अपने पाले में लाने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। अपराजिता सारंगी जी, क्या दयनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में कि बीजेपी पूरी तरह से टीएमसी के ही नेताओं पर निर्भर है? आप सबको नमस्कार। श्री दिनेश त्रिवेदी जी बहुत ही अनुभवी दिया। इस्तीफा देने के बाद मुझे लगता है उस पर गौर फरमाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे टीएमसी में मेरा दम घुट रहा है, इस दल में प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर खड़े होकर मैं अपनी बात कह सकूं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है लेकिन बंगाल में हिंसा है, कठोरता है, करवाहट है। मुझे लगता है कि उनके वक्तव्य के बाद टीएमसी के बारे में, टीएमसी के संबंध में कुछ भी कहने को नहीं रहा। स्थिति बहुत भयावह है और टीएमसी के अंदर भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं और लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। साधारण सी बात है, हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, टीएमसी में किसी भी तरह का लोकतंत्र नहीं है। देखिए, जो उन्होंने बात कही वो टीएमसी के लिए सिर्फ दुखद नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह की बात उन्होंने कही, किसी भी पार्टी में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां सारे कार्यकर्ता गण अपनी बात को बिना किसी डर के रख सकें। अभी स्थिति ये है कि एक एक करके सारे लोग इधर उधर आते जा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। 74 लोग शुभेंदु अधिकारी जी के साथ बाहर निकल गए। बिल्कुल। और अभी देखिए कितने लोग बीच में आ गए। जितेंद्र तिवारी जी, ये बात तो सच है ना जिसका जिक्र अपराजिता यहाँ पर कर रही हैं। उनका ये कहना है कि घुटन महसूस हो रही थी और दिनेश त्रिवेदी ने खुद राज्यसभा के भीतर ये बात कही। इसका मतलब समझते हैं आप, शायद ही राज्यसभा के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो जब अपनी ही पार्टी पर इस तरह के आरोप लगा के, अपने ही राज्य पर इस तरह की बातें कह के कि वहां पर क्राइम लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, मेरा दम घुट रहा है, इस वजह से मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे रहा हूं। इसका मतलब समझते हैं आप कि ये टीएमसी के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है? देखिए, जब किसान आंदोलन में नवनीत सिंह की हत्या होती है तब उनका दम नहीं घुटता है। गुजरात में जब दंगे हुए उस समय दिनेश त्रिवेदी जी का दम नहीं घुटा। और जहां तक लोकतंत्र की बात मैडम कह रही हैं, तो जब शत्रुघ्न सिन्हा जी का दम जब भारतीय जनता पार्टी में घुट रहा था उसके बारे में वो कुछ नहीं कहेंगी। जसवंत सिन्हा जी का दम क्यों घुट रहा था उसके बारे में वो कुछ नहीं कहेंगी। हाँ, इनका दम घुट रहा है। मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जल्दी से जल्दी इनके साथ संपर्क करें, जिन्हें कि इनके जीवन को बचाया जा सके राजनीतिक रूप से। और बंगाल के अस्मिता की जहां तक बात करते हैं, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जन्म लिए, बंगाल में स्वामी विवेकानंद जन्म लिए, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस को लेकर बंगाल आगे बढ़ा, खुदीराम बोस को लेकर आगे बढ़ा। ये सारे चीज
हमारे द्विवेदी जी जितेंद्र जी, महापुरुषों की बात आप कर रहे हैं, महापुरुषों की बात तो बीजेपी भी करती है। मैं तो आपकी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रही हूं ना। वो कह रहे हैं कि बात रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है, बड़े नेताओं को कोई सुनता ही नहीं है। इस तरह की स्थिति बन गई है टीएमसी के भीतर। जी ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। इस पार्टी में पूरा लोकतंत्र है। हर एक ये कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है। असल में ये नेताओं की पार्टी है ही नहीं। ये तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो कार्यकर्ताओं की आवाज कहां सुन रही है नेताजी? बिल्कुल सुनी जाती है, बिल्कुल सुनी जाती है। उनका आरोप निराधार है। देखिए, लोकसभा चुनाव में पराजित होने के बावजूद हमारी पार्टी ने उन्हें अपर हाउस में भेजा। यदि पार्टी उनकी बात को नहीं सुनती, पार्टी उनकी अंतरात्मा की आवाज को नहीं महत्व देती, तो लोकसभा चुनाव में जनता के द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने के बावजूद उन्हें लोग अपर हाउस में भेजा गया। ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए था। लेकिन ये उनकी इच्छा है, उनकी व्यक्तिगत कुछ महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। वैसे टीएमसी के जिन नेताओं पर आपकी नजर है, आपको बताया ना, इसके पहले वो 3 पार्टी में रह चुके हैं। जितेंद्र कांग्रेस पार्टी, जनता दल, उसके बाद टीएमसी, और आज ही उनकी ओर से कहा गया है कि मैं तो पार्टी से परे हूं और बीजेपी पार्टी को ही सबसे ज्यादा तवज्जो देती है। तो ऐसे नेताओं को शामिल करेंगे कि आप लोग जो कहते हैं कि हम तो पार्टी से परे हैं? देखिए, जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं जितेंद्र तिवारी जी को लग रहा है कि ये बातें मैंने कही है, घुटन महसूस हो रहा है। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, रिकॉर्डेड वर्जन उनका सुन लें। उन्होंने क्या कहा है, पार्टी कैसे चल रही है यह परिलक्षित हो रहा है। यह हम सब जान रहे हैं किस तरह की हिंसा और अराजकता वहां है। और हमारे दिनेश त्रिवेदी जी ने अपना मंतव्य रखा है। उन्हें अच्छा लग रहा है कि विश्व भारत की तरफ देख रहा है। निश्चित तौर पर उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व अच्छा लग रहा है, बातचीत से पता चल रहा है। और अगर वो आना चाहते हैं हमारे दल में, तो हम तो दरवाजा खोलकर उनका स्वागत करेंगे। जो भी हमारे दल में आना चाहेंगे, जब चुनाव निश्चित तौर पर, अपराजिता जी, हम स्वागत करेंगे। हाँ, 1 साल पहले ही राज्यसभा की उन्होंने सदस्यता ली। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, और बिल्कुल उनको तभी बीजेपी अच्छी क्यों लगने लगी जब चुनाव सिर पर है? देखिए टीएमसी से तो लोग हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये वन वे ट्रैफिक क्यों है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि हमारे लोग टीएमसी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। टीएमसी से लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, तो वन वे ट्रैफिक क्यों है ये पूछिए। मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है, रस्सी जल जाए मगर बल न जाए, वही हालत है अभी टीएमसी की। अभी तो आत्म समीक्षा करिए। हम आश्चर्यचकित हैं इनके एटीट्यूड को लेकर, इनकी मानसिकता को लेकर। हमेशा हिंसा, अराजकता, करवाहट, झगड़े से मसले का हल नहीं होता है। आत्म समीक्षा करें, बातचीत करें। देखिए, कितने सारे लोक कल्याण कार्यक्रम हैं हमारी सरकार के। ठीक है, आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया। हाँ, और इसके लाभ से बंगाल के लोगों को वंचित रखा। वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी, एक सेकंड, ममता बनर्जी जी ने कहा हम नहीं रखेंगे। दिनेश त्रिवेदी जी पर ही रहते हैं और जो भगदड़ मची हुई है पार्टियों में, अब ममता बनर्जी की ओर से कहा जाता है कि बीजेपी के नेता तो फोन कर देते हैं कि हमारी पार्टी में शामिल होइए वरना आपका डिवोर्स करवा देंगे, वरना आपके घर इनकम टैक्स या IT की रेड पड़ जाएगी। तो ये कितना इस तरह की स्थिति बीजेपी ने पैदा कर दी है पश्चिम बंगाल में। ये कितना हास्यास्पद है। देखिए, ये कितना हास्यास्पद है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूं, मेरे में परिपक्वता है। मुझे अगर कोई कहेगा और डरा देगा, मैं क्या अपनी पार्टी को छोड़ दूंगी? अगर मैं अपने पार्टी से प्यार करती हूं, अगर पार्टी का माहौल मुझे अच्छा लगता है, अगर पार्टी के आदर्श या आभिमुख्य मेरे आभिमुख्य और आदर्श से मिलते जुलते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर अपने पार्टी में रहना चाहूंगी। कोई भी कुछ भी कह दे, तो अगर टीएमसी के लोगों को हम एक टेलीफोन कॉल से ले आते हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुख की बात टीएमसी के नेताओं के लिए क्या हो सकती है। बोलिए जितेंद्र तिवारी जी, मतलब आप कुछ ऐसे नेता हैं कि एक फोन कॉल से डर जाते हैं, जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने कल हमारे इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में किया। देखिए, मैं केवल फोन चला जाएगा तो डर जाएंगे नेता। देखिए, लोगों का घर तोड़कर अपना घर बनाने का फॉर्मूला दिल्ली में इन्होंने अपनाया था, लेकिन दिल्ली में इनका क्या सहस्र हुआ चुनाव के बाद, दिल्ली की जनता ने उसका जवाब दे दिया। जहां तक फोन कॉल की बात है, वो फोन कॉल मधुर आवाज में नहीं जाते, वो फोन कॉल डराने के लिए जाते हैं। और ममता बनर्जी ने बिल्कुल सही किया कि कुछ ऐसे लोग होंगे और डर जाते हैं आपके नेता। नहीं, हमारे नेता, हमारे कल ही तो ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जो डर गया वो मर गया।
और आप कह रहे हैं फोन कॉल जाता नहीं- है डराने के लिए। हमारे कार्यकर्ता नहीं डरते। हमारे कार्यकर्ता जो हमारी शक्ति है, जिनके बल पर हमारी पार्टी चलती है, जिनके बल पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं 2021 में, वो हमारे कार्यकर्ता है, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता। वो कभी डरने वाले नहीं है। वो दीदी के साथ अदम्य साहस के साथ खड़े हैं और उनके बल पर ही 2021 में ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बनी। अपराजिता जी, कल ममता बनर्जी ने ये भी कहा, ठीक है सर, ममता बनर्जी ने ये भी कहा हमारे कॉन्क्लेव में, उनकी ओर से कहा गया कि ओल्ड इज गोल्ड, और बीजेपी के लोग अपने पुराने नेताओं को दरकिनार करके हमारे वहां से जो काले नेता जा रहे हैं, मतलब जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उनको वो शामिल करा रही है, अपनी वॉशिंग मशीन में डालती है और फिर उनको उजला दिखाती है। ये उनके आरोप हैं। हमने कुछ समय पहले आपके ही चैनल पर आदरणीय अमित शाह जी को सुना। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, काफी लोकतंत्र की भावना मेरी पार्टी में है और हर स्तर पर जो हमारे कर्मी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और सबका मंतव्य लिया जाता है जब हम किसी कैंडिडेट को फील्ड करते हैं या किसी को किसी तरह का पद देते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसका एंटीसीडेंट्स ठीक होगा, जिसके बारे में सकारात्मक रिपोर्ट आएगा, उसे ही दायित्व दिया जाता है और दिया जाएगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है अपराजिता जी, वो तो यही बताती है कि टीएमसी युक्त बढ़ती जा रही है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, बंगाल में टीएमसी युक्त बीजेपी, इससे कैसे पल्ला झाड़ेंगे आप लोग? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी 200 सीट तो निश्चित तौर पर जीतेगी, कुछ समय की बात है, आप सब देखते जाएं। और वहां बहुत असंतोष है टीएमसी में। मुझे लगता है टीएमसी के कर्मियों को मैं अनुरोध करूंगी, आत्मसमीक्षा करें। अभी भी अगर आत्मसमीक्षा करेंगे तो घर को थोड़ा संवार लेंगे और कुछ लोग जो आना चाहते हैं वो वहीं रह जाएंगे। कृषि कानून को लेकर घमासान जारी है, किसान सड़कों पर हैं, वहीं सियासत भी अपने चरम पर है। इसी जंग में अब कांग्रेस भी पूरी तरह से मोदी सरकार को घेरने के लिए मैदान में उतर आई है। किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में है। राहुल ने राजस्थान को टारगेट किया है तो प्रियंका गांधी वाड्रा पर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी के खासतौर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या कांग्रेस का जय जवान जाट वोट बैंक को टारगेट बनाने की ये कोशिश है? इसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये किसानों पर आक्रमण नहीं, ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया। नरेंद्र मोदी जी रास्ता साफ करना चाहते हैं अपने मित्रों के लिए। हाथों में हल लेकर किसान समस्या का हल निकालने की उम्मीद राहुल गांधी किसानों के अंदर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों में हल लेकर हुंकार भरी गई तो मंच पर खाट सजाई गई, जिस पर बैठकर कृषि कानूनों की खामियां गिनवाई गईं। ये किसानों पर आक्रमण नहीं, ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। बात सिर्फ यह है कि किसान सबसे जागरूक है, किसान को बात पहले समझ आ गई और किसान सबसे आगे खड़ा है। अंधेरे में किसान ने टॉर्च मार रखी है क्योंकि किसान को भविष्य दिख रहा है। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर भी गया। हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। राहुल गांधी सिर्फ किसानों से बात नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने लोगों के बीच जाकर भी समस्या का हल निकालने का भरोसा दिया। आप इसी तरीके से हम किसानों की, महिलाओं की, पीड़ित की, बेरोजगारों की इसी तरीके से आप आवाज उठाइए, हम सब आपके साथ हैं। वो हम कर रहे हैं भैया, वो सुन नहीं रहे, मगर सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी ने लोकसभा में भी किसानों का मुद्दा उठाया। कल लोकसभा में राहुल ने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए मौन रखा। एक ओर हंगामा होता रहा और दूसरी ओर राहुल गांधी कृषि कानूनों की खामियां गिनवाते रहे। आज
इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। जिस किसान आंदोलन ने कांग्रेस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था, उस आंदोलन के भरोसे अब कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने के लिए कमर कस चुकी है। राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर राहुल कई जगहों पर सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं कल ट्रैक्टर रैली में भी हिस्सा लेंगे। किसान के साथ जाट के वोट बैंक पर भी अब कांग्रेस नजर गड़ाए हुए है। अजमेर के किशनगढ़ से नागौर के मकराना तक ट्रैक्टर रैली। कल लोक देवता वीर तेजाजी के बलिदान स्थल पर राहुल गांधी जाएंगे। सुरसुरा मंदिर में दर्शन करेंगे राहुल गांधी। सुरसुरा धाम में जाट समुदाय की गहरी आस्था है। ये जो धंधा 40% लोगों का धंधा है, इस पर नरेंद्र मोदी जी 2 लोगों के हवाले करना चाहते हैं, इसीलिए ये 3 कानून बनाए गए हैं। हरियाणा और यूपी में किसान आंदोलन की अगुवाई जाट समुदाय के लोग कर रहे हैं। जाट समुदाय कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन इस वोट बैंक में बीजेपी ने अच्छी खासी सेंध लगाई है। राजस्थान के अलावा हरियाणा और पश्चिमी यूपी के जाट भी किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। गाजीपुर में जिस तरह टिकैत ने आंदोलन का रुख बदला, प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। माथे पर टीका और गले में भगवा कपड़ा डालकर प्रियंका सहारनपुर पहुंची थी और महापंचायत में हिस्सा लिया। किसान उनका इंतजार कर रहे हैं कि जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने सत्ता दी, जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया, वो हमारी बात सुनेंगे, वो हमारे पास आएंगे। लेकिन वो नहीं आए, उल्टा संसद में खड़े होकर उन्होंने मजाक उड़ाया। जाग जाइए, जिससे आप उम्मीद रख रहे हैं वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपने इनका राज देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब समझदार बन जाइए। कांग्रेस पश्चिमी यूपी में जय जवान जय किसान के नारे के साथ सड़कों पर उतरी है, जिसकी शुरुआत प्रियंका ने सहारनपुर दौरे से की। मेरठ और बिजनौर जिले में 15 फरवरी को किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रियंका गांधी बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करेंगी, जिसे लेकर अब बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। एक तरफ राम का विरोध, एक तरफ भगवान का विरोध, और दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार के अपने प्रयोग, राजनीतिक प्रयोग। तो जनता हर चीज को जानती है, जनता को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कब क्या कर रहा है। बहरहाल एक और किसान सड़कों पर डटे हैं, तो वहीं अब आंदोलन में सियासत पूरी तरह घुस चुकी है। एक के बाद एक विपक्ष के नेता आंदोलन में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अब खुलकर किसान आंदोलन के नाम पर सियासी मैदान में है, जहां घाट पंचायत के जरिए जाट वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। जयपुर से शरद कुमार और देव अंकुर के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर कांग्रेस का किसान आंदोलन में जाट समीकरण क्या है, उसे जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों चले राहुल चौधरी बनने। ये देखिए, सबसे पहले ये ट्रक आ रहा है अपने साथ कुछ आंकड़ों के साथ। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 9% वोटों के साथ जाट समुदाय सबसे बड़ा गुट है और यकीनन राजस्थान की राजनीति में इनका अच्छा खासा प्रभाव, इसी वजह से सीधे राजस्थान से साधने की कोशिश इन किसानों की जाट वोट बैंक पर नजर है सीधे सीधे राहुल गांधी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें 200 विधानसभा सीट में से 37 सीट पर जाट बाहुल्य हैं। ये राजस्थान की 37 सीटें हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि यहां पर इन 200 में से 37 सीटें जिसमें जाट डिसाइड करते हैं कि जीत या हार किसकी होगी। इसके अलावा मारवाड़ और शेखावटी की 31 सीट में से 25 जाट नेता जीत कर आए हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन के बहाने किस तरह से अपनी सियासत को भी आगे ले जाने की कोशिश इन दोनों नेताओं की इस वक्त चल रही है। ये राजस्थान की हमने बात कर ली है, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको उत्तर प्रदेश की भी बड़ी तस्वीर दिखाएंगे कि यूपी पर भी कांग्रेस पार्टी की निगाहें कैसी हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12% जाट हैं जिनकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है और यकीनन पश्चिमी यूपी पर इस वक्त कांग्रेस की नजर है, क्योंकि यहां पर किसान आंदोलन की वजह से जाट जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2017 में गए थे, उनका समीकरण थोड़ा सा यहां पर ढीला नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 44 सीटों में जाट वोटर का दबदबा देखा जाता है और खासतौर से ये तमाम सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं। इसी वजह से प्रियंका गांधी के जरिए दरअसल इस जाटलैंड को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। वहीं 2017 की बात करें
करें तो बीजेपी ने यहां से 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें से जो जाटलैंड इलाके की 37 सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा यहां पर साफ हो गया था। लेकिन अब कांग्रेस की नजर इसी वोट बैंक और इन्हीं क्षेत्रों पर है। इसी वजह से लगातार प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश के तहत वहां के दौरे भी कर रही हैं एक के बाद एक। लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का दायरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक तरफ जहां आपने देखा कांग्रेस पार्टी की ये सियासत, राहुल और प्रियंका गांधी किस तरह से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपने दौरे कर रहे हैं लगातार, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले किसान आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। महापंचायत कर किसान नेता इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाने में लगातार लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ ये नारे लुधियाना की महापंचायत में बुलंद हुए हैं, जहां किसान तीनों कानून वापस न लेने तक आर पार की लड़ाई का दम भर रहे हैं। सरकार और प्रधानमंत्री की बार बार अपील किसान आंदोलन पर अब तक बेअसर रही है और विपक्ष के खुलकर साथ आने के बाद किसान नेता आंदोलन का दायरा बढ़ाने की रणनीति में जुट गए हैं और किसान नेताओं की मिशन का जरिया बन रही है ये महापंचायतें। किसानों का आंदोलन बढ़ने के साथ महापंचायतों की बाढ़ आ गई है। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लगातार किसान महापंचायतें हो रही हैं और अब किसानों की लड़ाई केंद्र के खिलाफ राजनीति का भी जरिया बन गई है, जिसका फायदा हर विपक्षी पार्टी उठाने में जुटी है। वापस करो, कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो, तानाशाही नहीं चलेगी। आंदोलन के बीच आज राजस्थान में कई टोल नाकों को किसानों ने फ्री कर दिया और आने वाले दिनों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती पर किसान एकजुटता दिखाएंगे। 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान का ऐलान किसान संगठन पहले ही कर चुके हैं। लगातार किसान महापंचायतों में शामिल हो रहे राकेश टिकैत ने फिर साफ किया है कि आंदोलन कानून वापसी से पहले खत्म होने वाला नहीं है। 2 अक्टूबर का मतलब ये है कि अब इसका प्लान दिया है सबने। अनिश्चित काल भी है 2 अक्टूबर के। 2 अक्टूबर इस गेट पे यहाँ पे 2018 में आंसू गैस के गोली पत्थरबाजी सब हुआ। तो 2 अक्टूबर को तो मनाना ही पड़ेगा ना गेट पे, यहाँ पे इसी पे ही। और ये तो चलेगा तो जब तक है, उसमें क्या कोई दिक्कत है। किसानों की इस कवायद से ये बात साफ है कि वो अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कृषि कानूनों के खिलाफ जारी इस आंदोलन का अब और रफ्तार पकड़ना तय है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो एक तरफ किसान आंदोलन है जारी, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का यह आरोप है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर दरअसल कुछ राजनीतिक दल अपनी सियासत को चमकाने की कर रहे हैं कोशिश। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल किसानों के मुद्दे पर बीच का हल कब और कैसे निकलेगा, ये सवाल अभी भी जस का दस बना हुआ है। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। शंखनाद में भी के लिए बस इतना ही। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। जीके टीएमटी आपके घर को रखता है आग, जंग और भूकंप जैसे हर खतरे से सुरक्षित। जीके टीएमटी, सपनों को जी के देखो। ऑल न्यू सफारी टेस्ट ड्राइव और बुक कीजिए। डिलीवरीज 22 फरवरी से। रिक्लेम योर लाइफ। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, Lyra, anytime, anywhere, Lyra, Lyra,
anytime, anywhere. एशियन शूज, मेरा टशन मेरा एशियन। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। पार्टी का सामान। Presenting the big, bold and beautiful, all new Nissan Magnite. Ignite your charisma. सितारों की दुनिया उजालों के तन है, जरूरत पे जो हाथ सबसे पहले बढ़ा, उस तारे के सजदे में जमाना खड़ा, दिल बड़ा। खास चुनिंदा इलायची के दानों से बनी रजनीगंधा पर्ल्स, सिल्वर कोटेड इलायची, अच्छाई की एक अलग चमक होती है। पतंजलि सौंदर्य, त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता के लिए पतंजलि सौंदर्य ही सबसे अच्छा है। पतंजलि आपके लिए लाए हैं सौंदर्य फेस वॉश, एंटी एजिंग क्रीम, स्वर्णकांति क्रीम, बॉडी लोशन और सोप्स। पतंजलि सौंदर्य को अपनाएं, खूबसूरत त्वचा पाएं। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी के मंत्रियों ने चौतरफा वार शुरू कर दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल को कुंद बुद्धि कह दिया तो आरके सिंह ने कहा कि राहुल अभी अपरिपक्व हैं। जी किशन रेड्डी ने तो ये तक कह दिया कि भारत की जमीन चीन को किसने दी, ये उन्हें अपने दादा से पूछना चाहिए। चीज है कि हमारी जो भारत माता है वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। राहुल गांधी के तीखे तेवर ने एक बार फिर से देश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच के घमासान को तेज कर दिया है। राहुल ने मोदी पर चीन को अपनी जमीन सौंपने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने राहुल गांधी की कुंडली निकाल ली। भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से। कौन कह रहे, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम। रेड्डी का इशारा कहाँ है, इसे समझने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कल का ये बयान सुनिए। उन्होंने राज्यसभा में विस्तार से बताया था कि चीन ने कब कब भारत की जमीन पर कब्जा किया। पदम को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि तथा कथित चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। ऐसे में जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर चीन के सामने मत्था टेकने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने हमलों की झड़ी लगा दी। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोसते कोसते ये कोसी नदी पहुंच चुके हैं। अब कोसी नदी के किनारे खड़े हैं, इनका कहाँ क्या हश्र होगा उसका आप अच्छी तरह से एहसास कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि ये कोई सामान्य जो बुद्धि वाला व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं कर सकता। जो कुंद बुद्धि होगा उसी का ये कमाल हो सकता है। तो ये कुंद बुद्धि का कमाल है या कुंदे की टाल है, ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। लेकिन हम कांग्रेस के कोई एडमायरर कभी न रहे हैं। हम सब तो बड़े गैर कांग्रेसवाद के आंदोलन से निकले हुए, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। लेकिन हम बिना मांगी कांग्रेस को सलाह यही देंगे कि पप्पू जी को अपना कोच भी बदल देना चाहिए, कोचिंग भी बदल देना चाहिए। अन्यथा हर दिन वो नो बॉल करते रहेंगे, हर दिन वो रन आउट होते रहेंगे और कांग्रेस का बंटाधार करते रहेंगे। राहुल गांधी के बयान पर मोदी सरकार के मंत्री बुरी तरह भड़के हुए हैं। आरके सिंह ने कांग्रेस नेता के बयान को अपरिपक्व करार देते हुए कहा कि राहुल में अब तक गंभीरता नहीं आई है। ये साहब देखिए, ये एकदम बिल्कुल ही टोटली अनपार्लियामेंट्री तो है ही है। हमको लगता है कि इमेच्योर भी है। अभी तक ये कोई गंभीरता उनमें आई नहीं। इस तरह से ये काउंटर मूवमेंट हुआ
हमारे लद्दाख बॉर्डर पर और हम लोगों को एक एज मिल गया, उसका बयान हमारे रक्षा मंत्री ने भी किया था। सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सिर्फ राहुल गांधी कुछ समझते नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करते हैं, जानकारी नहीं रखते हैं, जानकारी रखने का प्रयास नहीं करते हैं। गलवान में जब चीन के सैनिकों ने धोखे से हमला बोला था, तब हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों ने चीनी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया था। पहली बार चीन को भी समझ आ गया था कि ये पुराना भारत नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है, यकीनन देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों के मनोबल के लिए ये ठीक नहीं और न ही ये विश्व में भारत की छवि के लिए अच्छा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। फुल सियासत जारी है, लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो सवाल सामने आता है कि पिछले 7 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि भूमाफिया जैसी हरकत करने वाला चीन पीछे हटने को तैयार हो गया। चीन के पीछे हटने की वजह है भारत सरकार का बुलंद संकल्प और भारत के सैनिकों का फौलादी इरादा। भारत ने हर बातचीत में यह साफ कर दिया है कि 1 इंच भी जमीन किसी को कब्जाने नहीं दी जाएगी। पैंगोंग त्सो से अगर चीन अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर राजी हुआ है, तो इसके पीछे है हिंदुस्तान का दृढ़ संकल्प कि भारत अपनी 1 इंच जमीन पर भी किसी को कब्जा करने नहीं देगा। दुश्मन के हर नापाक इरादे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। गलवान में पिछले साल जून में भारतीय सैनिकों पर धोखे से चीन के वार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बारी बारी लद्दाख गए थे। भारत माता की जय। वहां उन्होंने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले जाबाज सैनिकों का हौसला बढ़ाया था और अपने बयानों से साफ कर दिया था कि चीन बीते दिनों के सपने से बाहर आए और हिंदुस्तान को कमजोर समझने की भूल बिल्कुल न करे। तब से भारतीय सैनिक मुस्तैदी से लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर मौजूद हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड से चीनी सैनिकों की अदला बदली की खबरें आती रही हैं, लेकिन भारत के वीर बगैर किसी शिकन के फौलादी इरादे के साथ डट कर खड़े रहे। इसी फौलादी इरादे ने आखिरकार चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पैंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। सैन्य स्तर की बातचीत चलती रही। भारत ने हर बातचीत में चीन के सामने 3 बातें साफ साफ रखी। पहला, दोनों पक्ष LAC को माने और इसका सम्मान करें। दूसरा, किसी भी तरीके से कोई भी पक्ष यथास्थिति को बदलने का प्रयास न करे। और तीसरा, दोनों पक्ष समझौते का पालन करें। भारत के सख्त रुख से चीन को एहसास हो गया है कि अब और पंगा लेना ठीक नहीं है। संसद में रक्षा मंत्री के ऐलान के बाद भारतीय सेना ने ये वीडियो जारी किया। वीडियो में 9 महीने की तनातनी, टकराव, झड़प और तनाव के बाद पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर दोनों सेनाओं के टैंक अपनी पोजीशन से पीछे हटते देखे जा सकते हैं। यानी भले 9 महीने बाद ही सही, चीन को भारत की बात माननी ही पड़ी। चीनी सैनिकों को आना ही पड़ा पहाड़ के नीचे। डिसएंगेजमेंट तो शुरू हुआ है, लेकिन चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करने के मूड में भारत अब भी नहीं है। इसीलिए पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर रेजांगला और रेचानला जैसे रणनीतिक चोटियों पर भारतीय सेना अब भी तैनात है।
ये वही चोटियां हैं जहां अगस्त 2020 के अंत में चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसकी वजह से 50 साल में पहली बार LAC पर गोली चली थी। भारतीय सेना इस इलाके में अपनी पोजीशन से पीछे तभी हटेगी जब ये सुनिश्चित हो जाएगा कि पूर्वी किनारे पर फिंगर एरिया में चीनी सेना समझौते के मुताबिक पीछे हट चुकी है। ये भारत के संकल्प की जीत है। लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद ये भारत के वीर सैनिकों की जीत है। चीन के टैंक पीछे हट रहे हैं, लेकिन भारत सावधान है, क्योंकि चीन पीछे से पीठ में छुरा घोंपने के लिए बदनाम है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।